Assalamu alaikum. So let's begin again. Lecture 2 of Cost and Management Accounting. So we were discussing cost behavior per unit of production. जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जब डिक्रीज हो रही होगी प्रोडक्शन आपकी, तो आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और आपकी टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी ही रहती है। जबकि आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहती है और वो ओवरऑल जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही होती है। आगे इसकी एग्जांपल भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी पर यूनिट तो इंक्रीज होगी लेकिन ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। So let's show this to you through this example. इसी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 4,000 रुपए। आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, अगर ये लेट्स सपोज एक बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा, ठीक है। और पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट आती है हमें 3 रुपए, ये 3 रुपए का जी रॉ मटेरियल, इंक और प्लास्टिक वगैरह लगता है एक बॉल पेन बनाने के ऊपर। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आती है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, इसको हम अभी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, 1,000 यूनिट जब आप बनाएंगे तो आपकी टोटल जो कॉस्ट आ रही होगी उसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो 4,000 की 4,000 आ रही होगी। अब आप 1,000 यूनिट बनाए, 2,000 बनाए, 4,000 बनाए, 5,000 बनाए, इसके ऊपर ये 4,000 की 4,000 ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 1,000 यूनिट बनाएंगे तो ये 4,000 वाले के ऊपर, 1,000 यूनिट के ऊपर जब ये डिवाइड होगी तो ये पर यूनिट आपको 4 रुपए पड़ेगी। जब आप 2,000 यूनिट बनाएंगे तो 4,000 को जब 2,000 यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आपको 2 रुपए पड़ेगी। जब आप 4,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट ही आपको 1 रुपया पड़ेगी। जबकि आप जब 5,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट ही आपको 0.8 रुपीज पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल तो उतनी रहेगी लेकिन पर यूनिट कम होती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि अब वेरिएबल कॉस्ट आप अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो 3 रुपए पड़ेगी, 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो 3,000 पड़ रही है। ये अब 3 रुपए ही पड़ेगी हर यूनिट बनाने के ऊपर। अब 2,000 यूनिट बना रहे हैं तो 6,000 रुपये पड़ेगी, 4,000 यूनिट बना रहे हैं तो 1,200 रुपये पड़ेगी। सॉरी, ये 12,000 है, ये गलती से 1,200 लिखा गया यहाँ पर। और 5,000 बना रहे हैं तो 15,000 रुपये पड़ेगी। सिंपल एज दैट, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सादा मल्टीप्लीकेशन है। 3 × 5,000, 15,000। ये मिस्टेक है, ये 1,200 नहीं है, ये 12,000 है। तो बुक में मिस्टेक हो सकती है भाई, इसके आसरे पर ना रहना सारे। लेकिन अब जो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है जरा वो भी देख लें। 1,000 यूनिट बनाने पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट फिक्स जो थी 4 थी और वेरिएबल 3 थी, ये टोटल होगी 7 रुपए। तो ये आपकी पर 1,000 यूनिट जो है आपको टोटल कॉस्ट पड़ती है 7,000। चाहे ये 4 और 3 का टोटल कर लें या चाहे डायरेक्ट 1,000 से 7 को मल्टीप्लाई कर दें, सेम आंसर आएगा। 2,000 यूनिट बनाने पर आपकी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 हो गई और ये वेरिएबल उतनी रही है 3, तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट होगी 5 रुपए। और जब आप ये 2,000 यूनिट बना रहे हैं तो ये आपको 4,000 और 6,000 मिला के 10,000 टोटल कॉस्ट आ रही है। ओवरऑल कॉस्ट तो बड़ी है लेकिन पर यूनिट में ये कम हुई है। जब आप 4,000 यूनिट बनाने जाते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है 1 रुपया फिक्स कॉस्ट, और 3 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है, तो 4 रुपए का आपको 1 यूनिट पड़ता है। इसको आप मल्टीप्लाई करते चाहे 4,000 के साथ तो भी 16,000 आंसर आएगा। ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन पर यूनिट आपको कम पड़ रही है कॉस्ट। तो आपको यूनिट सस्ता पड़ रहा है बेसिकली। ओवरऑल तो आपको 16,000 रुपये पड़ रहे हैं लेकिन आपको पर यूनिट के 1 यूनिट आपको 4 रुपए का पड़ा है, अब आप उसको 5 रुपए का बेच सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, आपके 5,000 यूनिट्स हैं, उसके ऊपर आपको पर यूनिट कॉस्ट पड़ी 0.8 फिक्स कॉस्ट और 3 रुपए हुई, तो 3.5 रुपए, तकरीबन 3 रुपए 80 पैसे के अंदर आपको ये पड़ रहा है। तो ये 19,000 के अंदर आपको 5,000 यूनिट पड़ते हैं लेकिन पर यूनिट आपकी पिछले से कम आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए मैं इनको पहले डिस्कस कर लूँ, ये जरा थॉरली डिस्कस हो जाएंगी तो ये बेटर रहेगा। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? बेसिकली कॉस्ट यूनिट वो चीज है जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज बनाकर बेच रहे हैं, तो वो आपका कॉस्ट यूनिट है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में बॉल पेन बनाया था, तो बॉल पेन हमारा कॉस्ट यूनिट है। उस बॉल पेन को बनाने में जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट हम डिस्कस करें तो ये हमारा कॉस्ट यूनिट है। सो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज एसोसिएटेड, ठीक है। जैसे कि बॉल पेन, पेन फॉर अ बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बॉटल फॉर अ बेवरेज प्रोडक्शन एंटिटी, फैन फॉर अ फैन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि वो कॉस्ट कहां से आ रही है, ठीक है। आप जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका कॉस्ट का सेंटर क्या है, कहां से आ रही है, लोकेट हो रही है, ठीक है। सो कॉस्ट सेंटर इज द लोकेशन वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड एंड मे और मे नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द यूनिट्स, ठीक है।
जैसे कि वर्कशॉप इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के जी, यहाँ अगर मैन्युफैक्चर आप कोई चीज करते हो तो आपकी वर्कशॉप में डेफिनेटली कॉस्ट लगती है ना उसको बनाने के ऊपर, कोई थर्ड जगह पर तो कॉस्ट नहीं लग जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से ऑटो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहां पर आपकी पर्टिकुलर कॉस्ट लग सकती है। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहां अलग से कॉस्ट लग सकती है उसके ऊपर। फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, वहां अलग कॉस्ट लगती है उस प्रोडक्ट को पैकेज करने पे। फिर जेनिटोरियल या सर्विसेज स्टाफ डिपार्टमेंट है, उसकी अलग एक कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है आपको। तो कॉस्ट किस सेंटर से जनरेट हो रही है, इसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर। देन कम्स रेवेन्यू सेंटर, के रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कि अगर आपने सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के आपके जो डिपार्टमेंट है उनसे अगर कोई सेल करवाई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके या सेल्स डिपार्टमेंट है उसने सेल किया, तो वो आपका रेवेन्यू सेंटर है। लेकिन अगर आपका फैक्ट्री आउटलेट भी सामान बेचता है, चाहे अपने एम्प्लॉयज को बेचता हो या वैसे बेचता हो कि जी आप फैक्ट्री से आके खरीद के लेके जा सकते हैं, तो वो फैक्ट्री आउटलेट भी आपका एक सेल्स रेवेन्यू सेंटर बन गया है। तो रेवेन्यू सेंटर वो जहां पर आपकी एंटिटी, उस लोकेशन जहां से आपके रेवेन्यूज आते हैं, आपकी सेल्स जनरेट होती हैं। इसी तरह से प्रॉफिट सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर वो सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली आपकी प्रोडक्शन के प्रॉफिट्स को इंश्योर कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कि प्रॉफिट आखिर कहाँ जनरेट हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में जनरेट हो रहा है या वर्कशॉप डिपार्टमेंट जनरेट हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि आपकी ब्रांचेस हो सकती है, वो आपका एक प्रॉफिट डिपार्टमेंट है। आपके डिफरेंट डिवीजन हैं, वो आपके प्रॉफिट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिवीजन में प्रॉफिट है तो आपने वो डिवीजन खोला हुआ है ना। देन कम्स इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर को आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें ना, इन्वेस्टमेंट सेंटर ब्रांच हो सकती है आपकी कोई, आपका कोई सब डिवीजन हो सकता है जो आपने बनाया हुआ है। अब उसको आप कंट्रोल तो कर रहे हैं, मैनेज तो कर रहे हैं, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल उसके ऊपर अकर करते हैं आप, और उनकी जो पॉलिसीज है उसको इफेक्ट भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका प्रॉफिट सेंटर है जो आपको बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉफिट सेंटर का ये एक हिस्सा होता है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, अगर हमारी मैनेजमेंट कोई डिसीजन करती है ऐसा जिससे आपकी कॉस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, तो ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट है। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट में कोई फर्क पड़ जाता है, हम अगर डिसाइड करें कि जी हमें जो रॉ मटेरियल है हमारा, इसके अंदर वेस्टेज होती है, इस वेस्टेज को कम करना है, तो इसके अंदर हमारी डेफिनेटली, अगर हमें कोई नई मशीनरी लेके आनी है, उसके लिए कोई नए प्रैक्टिस लेकर आने, उसके ऊपर कॉस्ट इंकर होगी। तो अगेन ये रेलिवेंट कॉस्ट होती है कि आखिर एक चीज की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है। मैनेजमेंट में एक डिसीजन किया है, उसकी एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि जी ये डिसीजन करने की ये कॉस्ट है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होती है। तो ये वो कॉस्ट है दैट चेंजेस इन इन डिसीजंस की वजह से चेंज होती है, और ये आपकी बेसिकली फ्यूचर कॉस्ट जो होती है, ये बेसिकली उसका एक पार्ट होती है दैट इफेक्ट्स द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है जी, करंट मैनेजमेंट डिसीजन, उसकी वजह से डिसीजन आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है। जैसे कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको मटेरियल की वेस्टेज कम करने के लिए नई मशीन लानी है, तो भाई पुरानी बेचनी पड़ेगी, उसके अंदर नुकसान होगा, नई खरीद के लाएंगे उसके ऊपर खर्चा होगा, तो उसकी डिप्रेशिएशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है। इस तरह से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। देन कम्स इररेलेवेंट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो इररेलेवेंट है, अगर ये आप चीज चेंज हो भी जाए तो इसका आपकी प्रोडक्शन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपके पास फैक्ट्री में आपने देखा जी रिटेन अर्निंग्स या पैसे बहुत आए पड़े हैं, अब इन पैसों का क्या करें। तो फैक्ट्री वालों ने डिसाइड किया यार एक नई फैक्ट्री लगानी, तो ये एक बिल्डिंग नहीं मिल रही है हमें, और हम ये बिल्डिंग खरीद के रख लेते हैं। तो वो बिल्डिंग आपने खरीद के रख ली 1-2 साल के लिए, जब पैसे और बने तो आपने उसके ऊपर मशीनरी लगवानी शुरू करवा दी। तो उस बिल्डिंग को खरीदने का आपकी करंट प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉस्ट आपकी करंट प्रोडक्शन के अंदर इंकर नहीं होने वाली, इसका कोई रिजल्ट आपकी करंट प्रोडक्शन पे नहीं आने वाला, ये कॉस्ट आपकी करंट प्रोडक्शन को फर्क नहीं डालती, क्योंकि वो आपने एक और डिसीजन के हिसाब से लेके रखी हुई जगह। तो ये आपकी इररेलीवेंट कॉस्ट है, इसका आपकी करंट प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वहां इंकर नहीं हो रही होगी। जैसे कि a building purchased in last year, its cost is irrelevant to affect management decisions. Then comes sunk cost. संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आप एक बार अगर आपने खर्चा किया है ना, तो ये दोबारा कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। जैसे कि आप नया प्लांट लगाते हैं, नई मशीनरी लाकर लगाते हैं, अब अगर आप इस मशीनरी को बेचने जाएंगे मार्केट में, तो जब आप एक बार लगा चुके हैं, उसके बाद ये खरीद के ला चुके हैं, उसकी शॉपिंग वगैरह, उसकी बैगिंग वगैरह उतार दी है, उसको इंस्टॉल कर दिया है, अब अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो वो उतने की नहीं बिकेगी जितने की वो मार्केट से आप खरीद कर लाए थे। जैसे 0 मीटर गाड़ी होती है, आप 0 मीटर खरीद के लाए, आपने थोड़ी सी चला ली, अब उसको कुछ अरसा 1-2 हफ्ते,
अब आप उसे बेचने जाएंगे तो वो 0 मीटर की कैटेगरी में नहीं बेच सेल हो रही होगी। ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आपकी वेस्ट हो गई इस वजह से, जो आपने लगाई थी उसके ऊपर, लेट सपोज आप खरीद कर लाए, एक गाड़ी आज आती है जी 50 लाख रुपए की, आप खरीदने गए, आपने उसके ऊपर ऑन दिया क्योंकि 0 मीटर गाड़ी शोरूम पे आई खड़ी थी, उसने कहा जी आपको अभी चाहिए या साल बाद चाहिए, क्योंकि बुकिंग करवाएंगे तो साल बाद आएगी सर, अभी चाहिए तो आप इसके ऊपर ऑन हमें देंगे 2 लाख रुपए लेट सपोज। जैसे ही आप वो गाड़ी खरीद कर ले आए, अब आप उसको यूज करना शुरू करें, उसको थोड़ा सा चला लिया है, अब आप उसको बेचने जाएंगे और कहेंगे इसके ऊपर मुझे ऑन चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो गाड़ी थोड़ी सी यूज हो चुकी है, चाहे 100 किलोमीटर चलिए, 200 किलोमीटर चलिए, अब वो गाड़ी एज अ न्यू कार, एज अ ब्रांड न्यू 0 मीटर कार सेल नहीं होगी, उसके ऊपर आपको ऑन कोई पे नहीं कर रहा होगा। सो अगर करेगा अभी तो वो लेट सपोज 50,000 रुपया कर देगा, 2 लाख रुपए नहीं करेगा। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ये आपकी संक कॉस्ट है, ये रिकवर नहीं हो सकती, ये एक बार इंकर कर दी ये हो गई, ये रिकवर नहीं हो सकती। जैसे कि बिजनेस ने पिछले महीने बल्क में ना स्टेशनरी परचेज कर ली, दिस एक्सपेंस हैज बीन incurred and hence will not be relevant to the management's decision to have taken subsequent of the purchase। ठीक है, ये आपकी संक कॉस्ट है, ये आपकी दोबारा रिकवर ऐसा नहीं होगी, आप स्टेशनरी अब किसको बेचने जाएंगे दोबारा। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव। मतलब आपके पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए से या तो आप जाकर बर्गर खरीद सकते हैं, वो खा सकते हैं, या फिर अपनी बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज कर लेंगे तो आप बर्गर नहीं खरीद सकेंगे, अगर आप बर्गर परचेज कर लेंगे तो आप उससे अपनी बुक नहीं परचेज कर सकेंगे, दोनों काम उस 100 रुपए से आप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चूज। अगर आप कहते हैं यार मैं बुक खरीद लेता हूँ, कोर्स में पास हो जाऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा, बर्गर की क्या है, खैर है कोई बात नहीं, आज मैं लंच नहीं करता, ले स्किप कर देता हूँ, या किसी दोस्त के साथ मैं थोड़ी सी शेयरिंग कर लूंगा, या फिर मैं बर्गर लेने के बजाय एक बुक खरीद लेता हूँ और थोड़ी सी कुछ चीज लेकर कहीं से खा लूंगा। तो यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई है, बर्गर जो आपने छोड़ दिया और बुक जो आपने परचेज कर ली है वो आपकी एक्चुअल परचेज बन गई है। अगर आप कहते हैं यार फिलहाल तो भूख बहुत लगी हुई है, बुक का बाद में देख लेंगे, हो सकता है कि दोस्तों से नोट्स शेयर हो जाएं, या वो मुझे कोई फोटो खींच के दे दे बुक की हुई, या वो उसकी पीडीएफ मिल जाए सर से, तो मैं बुक के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ, तो मैं अभी फिलहाल खाना खा लेता हूँ, मैं जाके बर्गर खरीद के खा लेता हूँ। तो अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई आपकी बुक जो आपने नहीं परचेज की। इसी तरह से एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको दूं कि एक बंदे का अपना चलता हुआ बिजनेस है, अब वो कहता है यार मेरे को कुछ पैसे आ गए हैं, तो या तो मैं इनको अपने बिजनेस में लगा के इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, या स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देता हूँ। वो अपने बिजनेस में पैसे लगाने की बजाय स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देता है। तो अब उसने अपने बिजनेस की एक्सपेंशन को फॉरगो किया है, वो इसको छोड़ रहा है कि जी बिजनेस एक्सपेंशन छोड़ो, फिलहाल स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस में लगाते, वो कहते हैं जी बिजनेस की एक्सपेंशन ज्यादा जरूरी है, मुझे फिलहाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। दैट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो एक डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाने में आपकी इंकर हुई है, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे, कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी कॉस्ट मुझे इंकर करनी पड़ी है, मतलब आपका इतना खर्चा हुआ है फिजिकली उस प्रोडक्ट को तैयार करने के ऊपर, ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। देन कम्स पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट क्या होती है, ये प्रोडक्शन से रेलिवेंट नहीं है, ये बेसिकली सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। जैसे कि आपने एक लेट सपोज रेंट पे करना है बिल्डिंग का अपनी का, तो वो रेंट तो पीरियड का है ना, कि जी आपने 1 महीने का रेंट पे करना है। अब आप उस प्रोडक्शन, उस दौरान प्रोडक्शन 1 यूनिट की करें, 100 यूनिट की करें, 10,000 यूनिट की करें, इससे रेंट चार्ज करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपसे पूरा ही रेंट चार्ज करेगा, क्योंकि वो पीरियड का रेंट है, कि जी 1 महीने के लिए आपने ये मेरी जमीन जो है, ये मेरा लैंड, ये मेरी बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, इसका इतना रेंट मुझे दे दें। सो दिस इज कॉल्ड अ पीरियड कॉस्ट। तो जो सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की कॉस्ट हैं जो कि इनकर करनी ही करनी है आपने एट एनी कॉस्ट, ये पीरियड कॉस्ट काउंट होती हैं। इसी तरह से कोई फिक्स एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ उसकी सैलरी, वो अब आप निकाल तो नहीं सकते ना कि यार अगर प्रोडक्शन ही हो तो सिक्योरिटी गार्ड निकाल दूं, भाई फैक्ट्री में चोरी हो जाए, वहां कोई नुकसान पहुंचा जाए, तो वो तो आपने रखना ही है, उसको तो सैलरी पे करनी ही करनी है, आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन ये आपकी पीरियड कॉस्ट भी है, क्योंकि उसने आपसे 1 महीने की वही 5-10 हजार रुपये सैलरी लेनी है जो उसने फिक्स की हुई है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट।
अब होता क्या है, आपने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी, ठीक है, बिजनेस ने एक जमीन खरीद ली फैक्ट्री लगाने के लिए। अब ये जमीन खरीदी थी बिजनेस ने, सपोज 10 लाख रुपए की। अब 5 साल गुजर चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं, आपकी फैक्ट्री लग चुकी है, प्लांट बन गया हुआ है। अब ये जमीन की जो वैल्यू है वो हो चुकी है, लेट सपोज 1 करोड़ रुपया। आपने खरीदी थी 10 लाख की। आपके बिजनेस की बुक्स के अंदर ये आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड की हुई होगी कि ये जी हमने 10 लाख रुपए की खरीदी थी। जबकि आज अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो ये 1 करोड़ रुपए की बिक सकती है। तो मार्केट वैल्यू तो उसकी 1 करोड़ है, लेकिन आज भी आपकी बुक्स में वो लिखी हुई है 10 लाख की। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख रुपए चेक से पे किए थे बैंक अकाउंट के अंदर से, तो आपके 10 लाख रुपए गए तो उसके अगेंस्ट 10 लाख की एंट्री हुई थी। रसीद आपको मिली थी कि जी 10 लाख रुपए की ये जी आपने जमीन खरीद ली है आपसे, उस रसीद के अगेंस्ट आपकी एंट्री हो गई थी। तो आपकी वो जमीन आज भी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे रिकॉर्ड की जाती है कि जी कितने में खरीदा, कितने की आपने वो चीज खरीदी, उतने पे रिकॉर्ड हो जाती है। अब ये कहना कि जी आज उसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो वो और प्रिंसिपल्स है, लेकिन अब जब आप रिकॉर्डिंग करते हो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे करते हैं कि जी जिस वक्त खरीदी थी या जिस वक्त चीज बेची थी तब उसकी क्या कॉस्ट थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो आपने प्री डिटरमिन की हुई है कि 1 यूनिट बनाने पे, यार आम तौर पे हमें ना 1 यूनिट बनाने पे लेट सपोज 10 रुपए खर्चा आता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है पर यूनिट की, जी 1 यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपए खर्चा आएगा। अगर हमने किसी को कोटेशन देनी है कि जी हमें लेट सपोज किसी ने कहा जी कि 1,000 यूनिट बना कर दें, तो हमें पता है 1 यूनिट बनाने पे हमारा 10 रुपए खर्चा आता है, 1,000 यूनिट बनाने पे 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं जी हम 20,000 रुपए के अंदर आपको ये यूनिट बना देंगे, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे देंगे। तो इतना ही हमने प्रॉफिट रख लिया ऊपर अपना। हमें अपनी एग्जैक्ट कॉस्ट पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या, कि 1 यूनिट अंदाजन प्रोड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट आती है। दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस में कोई रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई है, उससे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर को खर्चा कर लेते हैं, तो अब इसकी कोई और कॉस्ट नहीं आपको आनी पड़ी, क्योंकि आप ये पैसे बैंक में रख सकते थे, आप इससे कोई पैसे कमा सकते, वो नहीं कमा रहे। आपका बिजनेस अपने ही पड़े हुए पैसों से और कोई काम कर रहा है। तो वो आपकी एक इम्प्लिसिट किस्म की कॉस्ट है कि आप अपना ही कैपिटल यूज करके, अपनी रिटेन अर्निंग्स यूज करके कोई कमाई कर रहे हैं, वो आपकी अपनी ही पैसों को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा से। इसके अंदर एक और अच्छी एग्जांपल है ओनर का टाइम। ओनर अपने टाइम के अगेंस्ट को पेमेंट तो नहीं चार्ज कर रहा होता ना आपसे, लेकिन वो टाइम तो लगा रहा है। अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता उतनी ही देर, तो उसको एक सैलरी मिलती। तो वो उसकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो वो इनकर नहीं कर रहा, वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा। ओके, डिफरेंशियल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, अच्छा हाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, सॉरी। अगेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जो आपको एक्चुअली पे करनी पड़ेगी होगी, ठीक है ना। सॉरी, कि आपने पे करनी है या फ्यूचर में, या भी ये आपकी कॉस्ट है जो आपको एक्चुअली इंकर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने वेजेस पे करनी है, आपने रेंट पे करना है, आपने मटेरियल्स के अगेंस्ट जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, तो ये वो कॉस्ट है आपको फिजिकली पे करनी है। डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू कैटेगरीज और क्वालिटी। ठीक है, कि आपने रॉ मटेरियल जो खरीदा और जो उसकी दो कैटेगरीज या दो क्वालिटीज तैयार की हैं उनकी क्या कॉस्ट है, दोनों पे क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है। ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कि जी रॉ मटेरियल तो वही खरीदा है, उसके ऊपर हल्का काम करके प्रोड्यूस बना दिया है, तो वो जरा जी 15 रुपए का बन गया है। और अगर अच्छा काम करके बनाया तो जी 25 रुपए का बना है। तो दोनों में जो फर्क आ गया वो आपकी क्वालिटी की वजह से, उसकी कैटेगरीज की वजह से। देन कम्स कॉस्टिंग। कॉस्टिंग बेसिकली ये है कि आप एक प्रोडक्ट को बनाने की पूरी कॉस्ट उसकी, या सर्विस की कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लें। ये कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई रिकमेंडेड, लेकिन बेसिकली किसी भी चीज को बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। कि अंदाजा लगाया जाए यार इसके अंदर ये रॉ मटेरियल लगा, ये वेजेस लगी, ये ओवरहेड्स लगे, ओवरऑल ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे इतने का पड़ा है।
दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। देन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, standards, cost and actual cost of operating processes, activities or products, and the analysis of variable variance, profitability or social use of funds. अगेन केयरफुल इवैल्यूएशन की जाती है इसके अंदर। बेसिकली आपने ये देखना होता है कि जी आपके जो पैसे हैं वो सही से ऑपरेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और तमाम किस्म की बजटिंग आप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कम्स प्राइम कॉस्ट। ये हमने ऊपर भी आपको याद होगा डिस्कस किया था। प्राइम कॉस्ट बेसिकली होती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तमाम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके इंकर होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, वो मिलाकर ये आपकी डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट एक बन जाती है कि ये आपकी वो कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट है, जो डायरेक्टली इसके ऊपर इंकर की गई है। इसी तरह से फिर आती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट ये होती है कि आपने जो रॉ मटेरियल निकाला इसको छोड़कर बाकी तमाम कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स बनाने के अंदर इनकर की गई है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। क्योंकि रॉ मटेरियल खरीद के हम लाते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के अंदर हमारी क्या कॉस्ट इनकर होती है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। देन कम्स कॉस्ट एक्यूमुलेशन। ये बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके अंदर बेसिकली ना एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो पेमेंट्स करनी होती है उसने एंटिटीज को कॉस्ट के अकाउंट्स जो होते हैं उस हेड्स की जो पेमेंट्स करनी होती है उसको डिफरेंट टीयर से डिवाइड कर रही होती है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन के तरीके क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग होती है या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो सकती है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये होती है कि आपकी जो फैक्ट्री है ना वो चलती जा रही है। जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, शुगर मिल है चलती जा रही है बनाती जा रही है, फ्लोर मिल है चलती जा रही है, बंद नहीं होती, 24/7 चलती हैं ये। ठीक है, तो ये अब प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही होती है इसके अंदर कि जी इसके अंदर अब कैसे खर्चा निकाला जाए, किसी चीज का कैसे बताया जाए कि कॉस्ट की एक्यूमुलेशन कहाँ हुई है। अब इस वक्त भी अगर प्रोडक्ट हमारे पास इतने यूनिट बन चुके तो इतने यूनिट भी इन प्रोसेस में, उनके ऊपर जो माल लग चुका है वो तो ऑलरेडी दोनों पे लगा है, लेबर दोनों पे लगी है, जो इस वक्त बन रहे हैं और जो बन चुके हैं। तो इस वक्त किसकी कितनी कॉस्ट है ये कैसे तय किया जाएगा? तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग की ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती होती हैं। जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरफ देखते हैं जी, आपको हर बंदा आता है और अपना बताता है यार मुझे इस स्पेसिफिकेशन की ये चीज बना दो। जैसे कि आपकी अगर शॉप है, बेकरी है, अब कुछ लोग हैं वो जनरल चीज, लेकिन आमतौर पे लोग आपको ऑर्डर देते हैं ये हमारा स्पेशल केक आपने इस तरह का बना के देना, तो आपने उसके हिसाब से बना कर दे रहे हैं। ये जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सबसे अच्छी एग्जांपल होती है टेलर की। हर बंदे को उसके हिसाब से उसने सूट सी कर देना है, तो उसकी वो कॉस्टिंग करता है। किसी के ऊपर कुछ स्पेशल चीजें लगानी है, किसी के ऊपर कुछ नहीं लगाना, तो उसके हिसाब से वो उसकी स्पेशल कॉस्टिंग कर रहा होता है। ओके, आई थिंक आज के लिए दिस इज एनफ फॉर यू ऑल। मेरा नहीं ख्याल इसके ज्यादा कुछ सुनने के अंदर इंटरेस्टेड होगा। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस है कुछ, ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं खुद से और मुझे सबमिट करवाने हैं, ताकि मैं इनको चेक कर सकूं कि आपने सही से सॉल्व किए हैं कि नहीं। लेसन 2 जो है वो सेम यही है, सारा यही रिपीट हो रहा है जो मैंने अभी आपको सारा बता दिया हुआ, इसलिए इसको मैं दोबारा फोकस नहीं करूंगा, ये सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे लेसन 3 से। ठीक है, सो गुड लक एवरीवन। ये वाला चैप्टर आपने कल तक पढ़ के रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम सर। क्वेश्चन है तो बता दें। सर वो आपसे पूछना था, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? आपने इसमें बताया कि मैं पता अभी नहीं, शेयर मुझे कर, इस मैं अभी टॉपिक आपको की समझ दोबारा से शेयर भी कर समझ देता नहीं है। हूँ। जी जी, मैं अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। ये आ गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं आपको इसकी सही से एग्जांपल दूं ना, तो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है कि जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस में कैपिटल ओनर ने लगाया। ठीक है, अब ये जो पैसे हैं इसमें से कुछ पैसे बिजनेस में बचे पड़े थे। ठीक है, उन पैसों को ओनर ने क्या किया, बिजनेस के अंदर कोई चीज मशीन खरीदने के ऊपर लगा दिया। अब अगर वो ये मशीन बैंक से पैसे लेकर खरीदता, उधार लेकर खरीदता, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कॉस्ट उसने इंकर नहीं की, उसने अपने पैसे लगा दिए और उनसे वो मशीन खरीद ली। या जैसे कि ये पैसे अगर वो बैंक में रखवा देता, तो ये पैसे बैंक में रखवाता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना बैंक से, लेकिन जब उसने इन पैसों से मशीन खरीदी तो वो इंटरेस्ट नहीं मिला। ये है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिमिलरली ओनर जो है वो अगर अपने बिजनेस में काम कर रहा है,
तो डेफिनेटली वो टाइम दे रहा है। उसकी जगह अगर वो किसी और जगह जाकर काम करता तो उसको सैलरी मिलती, मिलती ना। अब क्योंकि वो सर अपना देखिए, टाइम अपने बिजनेस को दे रहा है तो उसको वो सैलरी नहीं मिल रही। तो ये वो कॉस्ट है जो इम्प्लिसिट है कि जी जब वो अपने बिजनेस में काम करेगा तो उसको दूसरी जगह से सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये कॉस्ट है, लेकिन ये फिजिकली पे नहीं करनी पड़ रही उसे कोई, लेकिन ये कॉस्ट एक्चुअली है। अगर वो अपने बिजनेस में काम ना करता और कहीं और काम करता उसको सैलरी मिलती। वो अपने बिजनेस में पैसे ना लगाता, उनको बैंक में रखता, तो उसको उसके ऊपर रिटर्न मिलता, बैंक से इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब क्योंकि उसने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं तो वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा। ये फिजिकली तो अभी नहीं मिल रहा, मतलब कैश की फॉर्म के अंदर तो नहीं आ रहा ना अभी। ये कोई खर्चा तो उसका कैश की फॉर्म में नहीं हो रहा, लेकिन ये कॉस्ट तो है ना, माननी तो पड़ेगी ना कि भाई अगर वो कहीं और काम करता तो उसको फायदा होता। एग्रीड, समझ आई? अच्छा सर, इसमें ये यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया हो उसको प्रॉफिट यानी खुद पैसे तनहा नहीं मिल रही है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट उसको मिलनी थी अगर वो अवेल कर लेता। अगर वो अपने बिजनेस के अंदर, वो लेट्स सपोज कारपेंटर है अपने बिजनेस के अंदर, अब वो कारपेंटिंग का काम खुद कर रहा है, इसकी जगह वो किसी और की दुकान पे खड़ा हो जाता या किसी के घर जाके काम ले लेता और वहां काम करता, उसको पैसे मिलते, मिलते ना। जी सर, मिलते हैं। लेकिन अब वो अपने बिजनेस में काम कर रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रही। जी जबकि सर। अगर वो कहीं और काम करता उसको इसकी सैलरी मिलती। ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इसके जी अंदर सर, उसको इस वक्त तो पैसे नहीं लग रहे, लेकिन ये उसकी कॉस्ट तो है ना। ठीक है सर, समझ आ गई। थैंक यू सर। या एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? अच्छा सर, ओके नेक्स्ट टॉपिक जी। जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। जी लेसन 3 पढ़ेंगे क्योंकि 2 सेम ही है, 2 मैंने आज आपको पढ़ा दी है। और 3 में एडवाइस करूंगा ठीक है कि आप सर। सब पढ़ के आए नेक्स्ट टाइम तक। ये बहुत इजी है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज ये चीजें ठीक है आपने सर। पहले से पढ़ी हुई हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, नोट्स क्या है, अब ये सब आपने जी पहले से सर। पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। तो इस पे जी मैं सर। बहुत जी ज्यादा सर। टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं इसको सिर्फ आपको एक बार बताकर आगे चल पड़ूंगा इससे कि अच्छा इसमें ये चीजें होती हैं, ताकि हम जरा को थोड़ा सा कंटेंट भी कवर कर सकें। लेटर ऑन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीजों को सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलेंगे, गुड लक एवरीवन। ओके सर। सर नेक्स्ट लेक्चर आप किधर ऑनलाइन लेंगे या फिजिकल? आप लोग एडवाइस कर दें जैसे बेटर लगे आपको। अभी तो क्योंकि ये कंटेंट सारा थ्योरेटिकल था, इसको फिजिकली स्पेशली करवाना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह कर ली है। क्योंकि रूम्स भी ठीक है सर। अवेलेबल नहीं होते हमारे पास वहां पर डिपार्टमेंट के अंदर, तो रूम ढूंढना भी बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है, और सबका एक टाइम पे आना भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको ऑनलाइन लेकर रिकॉर्ड कर लिया है ताकि शेयर कर दूं, आप सब बाद में इसको देख भी सकें। अब आप एडवाइस कर दें, आप लोग अगर फिजिकल लेना चाहते हैं तो कोई टाइम सजेस्ट कर दें फिर। सर जो थ्योरेटिकल है उसको तो हम ऑनलाइन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मैथमेटिकल है वो तो सारा फिजिकली होगा, क्योंकि ऑनलाइन ठीक है, मैथमेटिकल समझ नहीं आता। कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके। जी। बाकी सर वो आपको सीआर बता देगा क्या करना है क्या नहीं ठीक है, करना। मुझे ग्रुप पे आप बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सर ग्रुप में सिर्फ वो